Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. आप लोग टाइम से क्लास में एडमिट हुआ कीजिए। पूरी क्लास में मैं बस यही करती रह जाती हूँ। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है क्रिएटिविटी चैप्टर से, उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्रिएटिव प्रोसेस। क्रिएटिव प्रोसेस होता क्या है? ठीक है, क्रिएटिव प्रोसेस के 4 स्टेप्स हैं। पहले उन स्टेप्स के नाम लिख लीजिए। मेरी आवाज आ रही है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. आवाज क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए। तो क्रिएटिव प्रोसेस के 4 स्टेप्स हैं, उसको लिखिए। सबसे पहला है तैयारी, प्रिपरेशन। दूसरा है उद्भवन, इंक्यूबेशन। उद्भवन, इंक्यूबेशन। लिख लिया? जी, Yes, ma'am. ma'am. थर्ड है प्रकाश अथवा प्रेरणा, इल्यूमिनेशन। प्रकाश अथवा प्रेरणा, इल्यूमिनेशन। चौथा लिखिए पड़ताल, वेरिफिकेशन। पड़ताल, वेरिफिकेशन। जैसे हमने मोटिवेशन चैप्टर में पढ़ा था, ये मोटिवेशन एक प्रोसेस है ना? तो उस प्रोसेस के स्टेप्स थे, वहां पे हमने पढ़ा था। किसी बच्चे को याद है? किसी बच्चे को याद है? मोटिवेशन साइकिल याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे क्रिएटिविटी की प्रक्रिया के जो पद हैं, जो प्रोसेस हैं, जो स्टेप्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। इस प्रक्रिया में सबसे पहला जो पद आया है हमारे सामने, वह है प्रिपरेशन, तैयारी, है ना? जैसे चाहे आप कुकिंग करते हैं, चाहे आप पढ़ने बैठ जाते हैं या किसी काम को करने जाते हैं, तो उस काम की जो आप शुरुआत करते हैं, उस शुरुआत से पहले, मतलब उस काम को करने से पहले, उस काम को करने के लिए हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आज प्रिया सपोज करो वो सोच रही है कि वो कोई स्पेशल सा डिश बनाने वाली है, ठीक है? तो प्रिया उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेगी? मैम प्रिपरेशन। हाँ, क्या लाइक तुम आज खिचड़ी बनाने वाले हो, तो क्या क्या प्रिपरेशन करोगे प्रिया? मैम जो जो उसमें डलेगा वो सब ढूंढ लूंगी कि सब है नहीं है, और जो मसाले वसाले डलेंगे वो सब लेके उन्हें धो के, जो चीजें होंगी उसे धो के इसे हाँ, प्रिपरेशन बिल्कुल करें। सही। इसका मतलब यह हुआ कि उस प्रक्रिया को करने से पहले उस प्रक्रिया को करने की तैयारी कर लेना। ठीक? तो जो क्रिएटिव प्रोसेस होता है वो भी यही है कि क्रिएटिव प्रोसेस जब हम स्टार्ट होता है हमारे अंदर, तो हम उससे पहले तैयारी कर लेते हैं, और ये हमारे ब्रेन का कॉन्शियस पोर्शन होता है, जिसमें हम कॉन्शियसली किसी काम की तैयारी करते हैं। ठीक है, प्रथम पद है ये हमारी क्रिएटिविटी की प्रक्रिया का प्रथम पद है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हम उस समस्या के प्रति हमारा जो अनुकूलन है वो होता है, और यह हमारे कॉन्शियस जो स्टेट है ऑफ माइंड, उसमें ये प्रक्रिया होती है। यानी कि ये एक ना डिस्कवरी फेज कहलाएगा। जो प्रिपरेशन का फेज है वो खोज का काल कहलाएगा। ठीक, और नेक्स्ट जो है कि इसमें जो उस कार्य को करने की तैयारी के क्रम में हम क्या करते हैं, जो चीजें हैं, जो बेकार की चीजें हैं, तैयारी के समय जो बेकार की चीजें हैं हम उनको हटा देते हैं, मतलब निरर्थक चीजों को हम वहां से साइड कर देते हैं,
और बिल्कुल कंससली इस काम को कर रहे हैं, इसलिए निरर्थक चीजों को हम हटा देंगे और जो सार्थक चीजें होंगी हम उन्हीं का संग्रह करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई राइटर है, वो किताब लिखने जा रहा है, तो वो जितने भी कंटेंट है उस टॉपिक से रिलेटेड उन सबको इकट्ठा करेगा, ना कि उससे जो रिलेटेड मटेरियल है उसको वो इकट्ठा नहीं करेगा। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन वाला पोर्शन सबको क्लियर हो गया होगा। एक बार और रिवाइज करा देती हूँ कि ये जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, यह हमारे क्रिएटिविटी प्रोसेस का प्रथम पद है। क्लियर है यहाँ पे? क्रिएटिविटी का प्रथम पद है और यह हमारे किस स्टेट में रहता है, किस मेंटल स्टेट में रहता है? कॉन्शियस मेंटल स्टेट में रहता है। क्लियर है? हाँ, इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि जो समस्या है उसके प्रति हमारा अनुकूलन होता है। अनुकूलन का मतलब क्या होता है? समस्या के प्रति अनुकूलन से क्या समझ में आ रहा है? मतलब एडॉप्टेशन होता है। अब जैसे मछली है, मछली को पानी में रहना है, तो वो पानी में रहने वाले जीव की तरह अनुकूलित हो जा रही है। ठीक है, तो जो क्रिएटिविटी की प्रक्रिया है, इसके पहले पद में जो तैयारी है उसमें हम क्या करते हैं? समस्या के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ पे? और यहाँ एक और चीज होती है, क्या बताया मैंने अभी, कि जो अनावश्यक और फालतू तथ्य हैं उनको हम छोड़ देते हैं। क्लियर है प्रिपरेशन? कोई बच्चा है जिसको क्लियर ना हो, पूछ सकता है। मनीष पान, यस मैम, क्लियर है मैम क्लियर प्रिपरेशन? है। यस मैम क्लियर ठीक है। है, अनिल, यस मैम क्लियर है। समझ में आ गया अनिल? यस आज मैम। बहुत दिनों में तुम्हारी शक्ल दिखाई दी। जरा बताओ प्रिपरेशन के बारे में क्या कुछ समझ में आया? मैम इसमें हम जो भी हम क्रिएटिविटी करेंगे उसमें उसकी तैयारी करेंगे, जो वेस्ट है, जो अगर काम की चीजें नहीं है उनको हटा देंगे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या एक बताया मैंने कि यह हमारा किस स्टेट में रहता है? कॉन्शियस स्टेट में रहता है। मतलब ये जो श्रम हम कर रहे हैं, जो क्रिया करेंगे, कंसर्टली करेंगे, अनकॉन्शियसली नहीं करेंगे इस काम को, है ना? इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया। यस मैम। चलिए, नेक्स्ट है हमारा इंक्यूबेशन स्टेट। इंक्यूबेशन, उद्भवन। ठीक, अब ये उद्भवन का जो स्टेट है, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि यहाँ व्यक्ति जो है प्रयत्न करना बिल्कुल छोड़ देता है। ठीक है, ये इंक्यूबेशन जो है, साइंस वाले बच्चों ने इंक्यूबेशन टर्म सुना होगा, सुना है? यस मैम, है यस ना? मैम। इंक्यूबेशन में क्या पढ़ा है प्रिया? क्या होता है? वैज्ञानिक प्रक्रिया है इंक्यूबेशन, टर्म वैज्ञानिक है। बताएंगे आप कि इंक्यूबेशन आपने इससे पहले सुना है, उसका क्या मतलब है? मैम इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ा है वो जूलॉजी में, लाइफ साइकिल्स वगैरह में। हाँ, क्या होता था उसमें बताओ, तभी तो साइंस वाले बच्चों से पूछा है। भूल गए प्रिया? यस मैम। जैसे हम पोटैटो डेक्सट्रोज मीडियम तैयार कर रहे थे लैब में, ठीक है, तो क्या कर रहे थे, हमने सारा मटेरियल जो था, डेक्सट्रोज, पोटैटो, सारा मटेरियल बना दिया था। फिर हमने क्या किया था, टेस्ट ट्यूब में उसे स्लांटली रख दिया था, है ना, कॉक लगा दिया था उसमें, और जो मटेरियल हमने तैयार किया था उसको हम एक साइड में हमने रख दिया था, और इस पीरियड को हमने कहा था इंक्यूबेशन पीरियड, है ना। इंक्यूबेशन पीरियड एक तरीके का रेस्ट पीरियड होता है, और जो हमने तैयारियां की हुई हैं उनके ग्रो करने का टाइम होता है। ठीक है, तो हमारे उस मीडियम पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। ठीक, यानी कि जो तैयारी का स्टेट था वो यहाँ पे खत्म होता है, और हम क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, संतोष पूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। यानी कि बिल्कुल उसी चीज को यहाँ क्रिएटिविटी प्रोसेस में क्या होता है कि हमने जो तैयारी कर ली, तैयारी करने के बाद हम बिल्कुल अचेतन में आ जाते हैं, अनकॉन्शियस में आ जाते हैं, और हम सावधानी पूर्वक यहाँ पे प्रतीक्षा करते हैं कि जो 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 प्रेरणा हम प्राप्त कर रहे हैं उसकी हम प्रतीक्षा करते हैं। ठीक, यहाँ हम चेतन रूप से कोई भी काम नहीं करते हैं। इस व्यक्ति का प्रयत्न यहाँ पे बिल्कुल रुक जाता है, और अचेतन रूप में यहाँ सारी चीजें हो रही होती हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद हमारे इंक्यूबेशन के बाद क्या होता है कि इंक्यूबेशन का पीरियड जैसे ही ओवर होता है,
अच्छा बताओ, गेस्टाल्ट थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे तो गेस्टाल्ट थ्योरी में भी हमने क्या कहा था, जो सुल्तान था वो क्या कर रहा था, उसने बहुत सारे प्रयास किए थे, फिर भी जब वो बनाना को नहीं खींच पा रहा था या जंप करके नहीं पकड़ पा रहा था, या जो उसका बॉक्स था उससे वो अंदर अंदर बंद था और बाहर से खींच नहीं पा रहा था, तो वो एक स्टेट में चला गया था, है ना। क्या था वो, याद है आपको? यस मैम। हाँ, क्या हुआ था प्रिया बताओ? मैम फिर वो एक साइड में जाके बैठ गया था थोड़ी देर। एक्चुअली यहाँ कहीं ना कहीं उस स्टेप में भी वहां इंक्यूबेशन पीरियड था, और जैसे ही वो एक साइड में गया था तो क्या हुआ था? फिर मैम सूझ आ गई थी उसको, फिर आ गया था हाँ, कि कैसे मतलब करना। अचानक से इल्यूमिनेट हुआ था, है ना। मतलब कि समस्या का समाधान की उत्पत्ति अचानक से हुई थी। तो क्रिएटिव प्रोसेस में भी यही होता है कि जब हम उस समस्या के समाधान के लिए तैयारी कर लेते हैं, तो हम तैयारी करना जब पूर्ण कर देते हैं तो सेकंड स्टेट में आ जाते हैं, दैट इज इंक्यूबेशन। बिल्कुल रेस्ट पीरियड होता है, यहाँ पे हम अचेतन अवस्था में आ जाते हैं और सावधानी पूर्वक इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई विचार हमारे अंदर आए, और जैसे ही हमारे अंदर विचार की उत्पत्ति होती है तो हम तीसरे स्टेप में आ जाते हैं, दैट इज इल्यूमिनेशन, यानी कि जो थर्ड फेज है हमारा, हम उसमें आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ एक बात जान लेना बहुत जरूरी है सेकेंड फेज में ही, कि जो दो इंक्यूबेशन है, जो इंक्यूबेशन का जो प्रोसेस है, जो पद है, वो दो कारणों से इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि तुम्हें लगे कि हमें जब आराम से यहाँ बैठना ही है तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, लेकिन यहाँ दो चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से इंक्यूबेशन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। वो दो चीजें क्या हो जाती हैं, पहला तो ये है कि इंक्यूबेशन पीरियड में हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है, जैसे सुल्तान को हुआ, क्लियर है। और दूसरा कि ये नए विचारों को एसिमिलेट करता है। ठीक, दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे होती हैं, इसीलिए इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है ना, हम अपने खोए हुए सामान को ढूंढ रहे होते हैं, बहुत सारे प्रयत्न कर चुके होते हैं, यहाँ ढूंढा वहां ढूंढा कहीं भी ढूंढा, और एक्चुअली हम वहां नहीं ढूंढते हैं जहां हमने रखा है। क्यों? क्योंकि हमें तो याद ही नहीं आ रहा होता है कि हमने कहाँ रखा है। तो फिर क्या करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं उस काम को, हाँ, और आराम से बैठ जाते हैं। तो जब हम आराम से बैठ जाते हैं तो अचानक से इनसाइट, इंक्यूबेशन में हम बैठ गए और अचानक से इनसाइट इल्यूमिनेट होता है, अरे यार वॉलेट में तो चेक ही नहीं किया, क्या पता ये कार्ड वॉलेट में ही रखा हो। ठीक, तो इल्यूमिनेशन होता है, लेकिन इल्यूमिनेशन स्टेट में पहुंचने के लिए इंक्यूबेशन पीरियड का आना बहुत जरूरी है। अगर इंक्यूबेशन पीरियड नहीं होगा तो दो चीजें नहीं होंगी। पहली क्या चीज नहीं होगी, कि हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और दूसरा कि जो हमारा ये विचार है, जो 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 थॉट्स आए हैं उसे हम एसिमिलेट नहीं कर पाएंगे, आत्मसात नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंक्यूबेशन पीरियड भी जरूरी था। तो इंक्यूबेशन पीरियड के अंत में हमारा क्या हुआ, इल्यूमिनेशन आया, यानी कि जैसे ही सेकेंड फेज खत्म हुआ तो हम इस प्रक्रिया के थर्ड फेज में आ जाते हैं, दैट इज इल्यूमिनेशन फेज। नाम से ही पता लग रहा है, इल्यूमिनेट होना, प्रतिदीप्त होना, मतलब उजागर होना। कोई चीज क्या हो जा रहा है, मन की गहराइयों से उस समस्या के समाधान या उस प्रक्रिया को किस तरीके से करना है उससे संबंधित क्या हो रहा है, विचार जो है हमारे मन के गहराइयों से ऊपर आ रहे हैं। यहाँ भी ये चीज एकदम से समझ लेना है कि ये भी हमारे अचेतन अवस्था में ही हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? जी यस मैम। Yes, ma'am. एक और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि यह तत्कालिक और प्रयत्न रहित है, मतलब तत्काल ये समाधान हमारे मन में आया है, स्पॉन्टेनियसली आया है और प्रयास रहित है। इसके लिए हमने प्रयास तो कोई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम तो इंक्यूबेशन पीरियड में बैठे हुए थे। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड में बैठने की वजह के बाद ही हमारा क्या हुआ है, इल्यूमिनेशन हुआ है, अचानक उत्पत्ति हुई है। ठीक है, यानी कि इस पे जो पूर्व हमने प्रयास किया था प्रिपरेशन में, उसका प्रभाव हमें दिखता है। ठीक, और इसका मतलब यह हुआ कि हम किस स्टेट में हैं, निष्क्रिय हैं। क्लियर है? अब जितने भी महान विचारक हैं, जैसे आर्किमिडीज के सिद्धांत की हम बात करें, कब उनको अपने सिद्धांत के बारे में कब ख्याल आया, जब वो बाथरूम में नहा रहे थे। ठीक है, न्यूटन को अपने सिद्धांत का ख्याल कब आया, जब पेड़ के नीचे बैठे थे और अचानक से सेब गिर गया था। ठीक, तो कहने, और जैसे कोई कवि है, कोई रचना लिख रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी चलो सोचते हैं रचना लिखने बैठ जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो विचार, वो कहीं से इंस्पिरेशन आता है, वो कहीं से इलिमिनेट हो जाता है चीजें। यानी कि इस निष्क्रिय अवस्था में जो हमारी मेंटल स्टेट है हमारा,
वो अंदर ही अंदर काम कर रहा होता है और अचानक निष्क्रियता के साथ मन की गहराइयों से इसकी उत्पत्ति हो जाती है। क्लियर है यहाँ? क्लियर है बेटा? यस मैम। मैम। चलिए अब हम अपने लास्ट स्टेज में आ जाते हैं, दैट इज वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के बगैर ये जितनी भी चीजें हुई हैं, चाहे हमने इंक्यूबेशन के बाद जो हमारा एलिमिनेशन हुआ है वो तब तक पूर्ण और वैलिड नहीं समझा जाएगा, मान्य नहीं होगा जब तक कि हम उसको वेरीफाई ना कर लें। हो सकता है कि वो स्पॉन्टेनियस एक आइडिया था और जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे 0 हो गया, ठीक, तो ये क्रिएटिव प्रोसेस का पार्ट नहीं माना जाएगा। क्रिएटिव प्रोसेस का पार्ट ये तभी माना जाएगा जब हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब हम पुनः उसकी जांच कर सके। हमने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में भी क्या कहा था, इसमें जनरलाइजेशन के गुण होने चाहिए। मतलब जनरलाइजेशन के गुण होने का मतलब ये था कि हम जब चाहे उसको वेरीफाई कर सकें। जैसे आर्किमिडीज ने अपना सिद्धांत दिया, अचानक सूर्य की उत्पत्ति हुई, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन अगर वो दूसरे बार नहीं होता, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं होता, दूसरी बार या तीसरी बार वेरीफाई नहीं कर पाते, तो क्या यह सिद्धांत आज आप पढ़ रहे होते? नहीं पढ़ रहे थे। तो क्रिएटिव प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप है हमारा, वह बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर हम अपने जो प्रक्रिया है, जो हमने इल्यूमिनेट किए है चीजों को या समस्या के समाधान के बारे में या जो कुछ भी, अगर हम वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक वो उस पड़ताल पे खड़ा नहीं उतरेगा। क्लियर है? ठीक, तो हमने पढ़ा क्रिएटिव प्रोसेस। क्रिएटिव प्रोसेस के 4 स्टेप थे। पहला था प्रिपरेशन, दूसरा था इंक्यूबेशन, और तीसरा था इलिमिनेशन, और चौथा है वेरिफिकेशन। क्लियर है? यस मैम। सबको समझ में आ गया? यस मैम। सबको समझ में आया? सुनीता समझ में आया बेटा? मैम थर्ड वाला थर्ड वाला कौन सा है? थर्ड वाला नाम तुम बताओगी आप, सुनीता। सुनीता, इल्यूमिनेशन बेटा, इल्यूमिनेशन। अचानक जो उत्पत्ति हुई है सूरज की, इंसाइट क्रिएट हुआ है आपके अंदर, उस समस्या के समाधान के बारे में आपके मन में कोई विचार मन की गहराइयों से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जो प्रक्रिया हमने प्रिपरेशन के टाइम में, जो फैक्ट्स, जो आंकड़े हमने एकत्रित किए थे, है ना, उसके बारे में हमने बैठकर विचार किया था, और ये विचार है या इल्यूमिनेशन है, ये हमारे अचेतन अवस्था में ही हो रहे थे। ठीक, अब जब ये विचार उत्पन्न हुआ तो हम जागृत हुए और वेरीफाई करने के लिए फिर से हम चेतन अवस्था में आ गए। अगर वेरिफिकेशन में वो फेल हो गया तो क्रिएटिव प्रोसेस जो है वो अधूरा है। अगर वेरीफाई करके हम उसकी जांच करके हम उस तथ्य को दे देते हैं तो क्या होगा कि वो प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो जाएगी। बस इतना ही तो है। प्रीति गरिया, जी मैम। समझ में आया बेटा? जी मैम। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पूरा क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपसे पूछे कि राइट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी एंड डिस्क्राइब इट्स प्रोसेस। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपका आ जाएगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को भी आप डायग्राम के फॉर्म में बनाइएगा। ठीक है, 4 स्टेप्स हैं इसके, डायग्राम के फॉर्म में बनाइएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक है हेनरी पाइनकेर। हेनरी पाइनकेर, स्पेलिंग लिख लीजिए, HENRY, हेनरी पाइनकेर, POINCARE। इन्होंने कहा कि ये जो क्रिएटिव प्रोसेस हुआ है, इस क्रिएटिव प्रोसेस को होने के लिए उन्होंने 4 शर्तें बताई। इस क्रिएटिव प्रक्रिया के लिए 4 शर्तें बताई उन्होंने। कौन कौन सी शर्तें बताई? कि ये होना जरूरी है, तभी ये जो प्रक्रिया है ये पूर्ण होगी। उसमें पहला जो है, अगर आपसे ना क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रक्रिया को लिखें, क्रिएटिविटी के प्रोसेस को लिखें, तो आप इसको जरूर लिख देना। इससे एग्जामिनर को ये लगेगा कि बच्चे के पास ना एक्स्ट्रा नॉलेज है। चाहे आप इसे एक्सप्लेन करें ना करें, आप इसको लास्ट में लिख देना कि हेनरी पाइनकेर के अनुसार इस जो क्रिएटिव प्रोसेस है, इसके लिए 4 आवश्यक शर्तें हैं। लिखिए, पहला नाम लिखिए, पीरियड ऑफ कॉन्शियस वर्क,
चेतन कार्य का समय, पीरियड ऑफ कॉन्शियस वर्क, चेतन कार्य का समय। दूसरी शर्त बताई उन्होंने, अचेतन कार्य की अवधि, पीरियड ऑफ अनकॉन्शियस वर्क। तीसरा लिखिए, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कल्पनाओं का सूत्रीकरण, कल्पनाओं का सूत्रीकरण। चौथा लिखिए, रिफ्लेक्टिविटी एंड एडवेंचर, रिफ्लेक्टिविटी एंड एडवेंचर, विचारशीलता और साहसिकता, विचारशीलता और साहसिकता। लिख लिया सबने? आचरण? यस मैम। लिख लिया बेटा? मैम लिख लिए। हेनरी पाइनकेर ने बताया कि क्रिएटिव प्रक्रिया को पूर्ण होने के लिए ये 4 आवश्यक शर्तें बहुत जरूरी हैं। पहला क्या है, सिंपल सी बात है, समझना है इसे, कि पहली बात उन्होंने कही कि चेतन कार्य का समय, मतलब जो क्रिएटिविटी की प्रोसेस है, सृजनात्मकता की प्रक्रिया है, उसमें ये बहुत जरूरी है कि हमने चेतन काल में या अपने मेंटल स्टेट जो हमारा कॉन्शियसनेस का है, उसमें हमने प्रिपरेशन में कितना समय दिया है। ठीक है, अगर हमने तैयारी सही की है तो यह प्रक्रिया ऑथेंटिक होगा, पूर्ण होगा, सही होगा। ठीक, तो ये एक इम्पोर्टेंट था। दूसरा, जितना तैयारी में हमने समय दिया है उतना ही हमारे जो नेक्स्ट 2 स्टेप थे ना, कौन कौन से, इंक्यूबेशन और इल्यूमिनेशन, यानी कि जो हमारे दोनों अचेतन काल जो था उसमें हमने कितनी अवधि बिताई है। अब होता क्या है कि हम बाहर से तो हम बैठ गए हैं, लेकिन हमारे अचेतन मन में क्या चल रहा होता है, उस समस्या के समाधान के बारे में दिमाग काम कर रहा होता है। ठीक है, तो इस अवधि का भी होना बहुत जरूरी है। अगर हम ये इंक्यूबेशन और इंक्यूबेशन पीरियड नहीं दें अपने क्रिएटिव प्रोसेस को, तो क्या होगा कि हमारी ये प्रक्रिया पूर्ण होगी नहीं। इसलिए यह भी बहुत जरूरी है कि जैसे हमने चेतन कार्य के लिए जितना टाइम दिया है, अचेतन कार्यों के लिए भी ये आवश्यक शर्त है क्रिएटिव प्रोसेस में कि अचेतन काल में भी हमें उतना ही टाइम देना पड़ेगा, तभी पूर्ण प्रक्रिया जो है अच्छे तरीके से संपन्न होगी। तीसरी बात कि अब उस समस्या के समाधान के लिए जो हमने हाइपोथेसिस बनाया, ठीक है, उसका फॉर्मुलेशन, ये काम ऐसे संभव हो सकता है, जांच करके देखा, ये काम ऐसे संभव हो सकता है, उसकी जांच करके देखा। मतलब कि जब हम बहुत सारे हाइपोथेसिस, परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे तभी तो हम उसकी जांच कर सकेंगे। ठीक है, अब जब हमने तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस भी इस प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अब हमने अगर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया है तो क्या होगा कि हमें उसकी जांच करके उसकी सार्थकता और उसकी निरर्थकता देखना होगा। तो नेक्स्ट आता है कि जो हमने बनाया है हम उस पर विचार करें कि वो कितना सही है, कितना, मतलब उसको रिफ्लेक्ट करें कि वो सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। ठीक, और इन सभी कार्यों को करने के लिए हमारे अंदर साहसिकता, मतलब हमारे अंदर एडवेंचर, हमारा एनर्जेटिक, इंथुसियास्टिक होना बहुत जरूरी है। तो हमारे ये जो हेनरी पाइनकेर हैं, इन्होंने ये 4 आवश्यक शर्तें लिखी। जब कभी भी आपका क्वेश्चन आता है कि प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी को लिखें, तो आप पीछे से ये एक डायग्राम के फॉर्म में ये 4 स्टेप जरूर लिख देंगे वहां पे। ठीक है ना? ओके मैम। यस मैम। तो हमने आज क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी और हेनरी पाइनकेर के अनुसार वो आवश्यक शर्त जो हमारे क्रिएटिव प्रोसेस के लिए चाहिए। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। सबको समझ में आया या किसी को कुछ पूछना है? यस मैम। यस मैम ये गायत्री को क्या? आपने मैम ये आपने कहा कि अचेतन कार्य, मैम आपने कहा कि अचेतन कार्य में टाइम देना जरूरी है, तो मैम इसमें टाइम देंगे कैसे, हम क्या करेंगे ऐसी चीज? बैठ के सोचना है बस, तुम कुछ नहीं करोगे। तुम तो आराम से, हो सकता है टीवी देख रहे हो सकता है तुम कहीं वॉक में गए हो, ठीक है, हो सकता है कि तुम कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, तुम अपने किताब मतलब कोर्स की किताबों को पढ़ रहे हो, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, ये तो तुम्हारा अचेतन मन करता रहेगा। इसे जनरल शब्दों में समझें कि जब कोई चीज हमारे दिमाग में बैठ जाती है ना, हम काम चाहे कुछ भी कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं है,
वो अपने आप क्रिया का पार्ट है और वो होता रहेगा। ठीक है, यस मैम। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये प्रक्रिया पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब कल हम डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक किसी इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल क्रिएटिव है तो उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हम पाते हैं। ठीक है, मतलब या ऐसे पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो किसी इंडिविजुअल को क्रिएटिव बनाती है। ठीक है, अगर आप पॉइंट्स लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, या कल पढ़ना चाहे तो आप बता दीजिए अगर टाइम हो गया है दूसरे टीचर का तो। और इसमें एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रोल ऑफ टीचर टू फोस्टिंग क्रिएटिविटी, इसे भी डिस्कस करेंगे कल। अगर एक जनरल सा क्वेश्चन पूछूं कि चलो कौन बताएगा, मीरा मनराल, हाँ मीरा मनराल बताएंगी कि अगर आपसे पूछें कि आप क्लास में टीचर हैं और आपको लगता है कि अरे यार ये बच्चा बहुत क्रिएटिव है, ठीक है भाई, आपका ऑब्जर्वेशन है और आपको लगता है कि बच्चा क्रिएटिव है, तो सुपरफिशियली आपको क्या कुछ दिख रहा होगा जिसके आधार पे आप कहेंगे कि वो बच्चा बहुत क्रिएटिव है। इन जनरल बताओ, कल हम इसको डिस्कस करेंगे, बिल्कुल टेक्निकली डिस्कस करेंगे, लेकिन इन जनरल बताओ मीरा मनराल कि आपको क्या कुछ दिखाई देगा जिससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा पाएंगे कि ये बच्चा औरों से अलग है। मीरा मनराल। मैम अगर जैसे कुछ क्लास में एक्टिविटी करा रहे होंगे हम कुछ, तो मैम उसमें उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, तो इसके अच्छा बेसिस पे मतलब हम कह अच्छा तो सकते बहुत हैं सारे बच्चे करेंगे। मैम मतलब कुछ अच्छा क्रिएटिव करेगा, मतलब दूसरों से बेहतर करेगा। ठीक है, तो यहाँ आपके आंसर में क्रिएटिव करेगा, यही वो सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसके आधार पे आप कहेंगे कि ये बच्चा बहुत ही क्रिएटिव है। जैसे एक दो मैं बता देती हूँ, जैसे कि जो क्रिएटिव इंडिविजुअल होगा ना तो उसके अंदर ना जजमेंट लेने के लिए वो स्वतंत्र होगा, वो इतना कॉन्फिडेंट होगा कि वो डिसीजन ले सकता है। ठीक है, और जैसे उसमें एक और गुण बहुत जबरदस्त तरीके से होगा कि जो इनहिबिशन होता है ना, रुकावट होती है, उसके अंदर वो रुकावट वाली फीलिंग, लैक ऑफ इनहिबिशन होता है उसके अंदर, एनर्जेटिक आप पाएंगे उसे, और उसे मतलब डेडिकेटेड भी पाएंगे कि इस काम को। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम लिखेंगे। आपने क्या कह दिया कि वो बहुत क्रिएटिव होगा, एक्चुअली यही वो आंसर आपको लिखना है कि दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से हम किसी इंडिविजुअल को क्या कहेंगे, क्रिएटिव कहेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। यस मैम। ओके, थैंक यू, Yes, हैव अ नाइस ma'am. डे।